एक्चुअल में जो सोशल वर्क है वो है क्या? हेल्पिंग पीपल इन अ वे दे स्टार्ट हेल्पिंग देमसेल्फ। लोगों की ऐसी मदद करो कि वो खुद की मदद करने लगे। जो इसके अलावा भी मेन इश्यूज हैं वो आपने क्या क्या नोटिस किए हैं? स्किल्स की कमी है। जैसे हमारे जो यूथ है वो स्किल्स पे फोकस नहीं करता। देखो, समस्या का जन्म सोल्यूशन के साथ ही होता है। वो ऊपर अक्सर बोलते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है। तो समस्या की जोड़ी है समाधान। समस्या कितनी भी बड़ी हो मेरे भाई, वो सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम अगर हमें कोई दिख रही है उसको विजुलाइज करने के अलावा अगर हम उस पर काम भी करें तो उसका सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। मेरी आइडियोलॉजी हमेशा रही है, ये सोचो कि मैं एक ज़िंदगी बदल लूँ, भगवान मुझे सिलेक्ट बनाओ कि मैं एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकूँ। कैसे? मैं अकेले सिस्टम बदल ही नहीं सकता। मैंने शुरुआत अकेले करी थी, फिर रिवैम्प चालू इसीलिए करी कि जन सहभागिता, स्पेशली लड़कियों को, लड़कियाँ आई नहीं रही पॉलिटिक्स में आगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन हमारी पॉलिटिक्स में आए। देखो क्या होता है कि आदमी को कभी लोग नहीं फॉलो करते, लोग उसके विजन को फॉलो करते हैं। आइडिया आपको सबसे पहले क्या आया था रिवैम्प इंडिया के बारे में? भारत का नवनिर्माण करने का संकल्प था मेरा। फिर नवनिर्माण वर्ड को मैंने खूब ढूंढा, तो चेंज था। चेंज का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? रिवैम्प। तो रिवैम्प इंडिया ऐसे बना दिया। टूरिज्म में बहुत काम हो सकता है। पूरी दुनिया जा रही है कैची धाम, लेकिन जहाँ बाबा ने सिद्धि प्राप्त करी वहाँ क्यों नहीं आ रहे लोग? संकीसा, जहाँ पे स्वयं बुद्ध भगवान ने इतना तप किया, आप संकीसा नहीं आ रहे। अभी आपने बात की थी, आप एक प्रोजेक्ट लेके गए थे मेंस्ट्रुएशन का। हाँ, तो इसको तो अभी भी ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर लोग इसको सच में टाबू मानते हैं, इस पर बात करने से ही बिल्कुल कतराते हैं। तो ये बात आपकी एकदम जायज़ है। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है वर्कशॉप्स के बीच में कि जिन लड़कियों के बीच में वर्कशॉप ले रहे थे वो रोने लगी ये सोच के, ये उनको कि ये सब चीज़ें पता ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है वैभव राठौर जी के साथ। वैभव राठौर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एक सोशल वर्कर हैं और रिवैम्प इंडिया पे वो काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं हमारी सोसाइटीज़ में, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे वो काम करते हैं और यूथ लीडर भी हैं वो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इस एज में जो अचीव की हैं वो मिलके हम लोग उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ अनुराग जी और आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे आप लोग की टीम का डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो बताइए आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल एकदम। तो वैभव जी, सोशल वर्क से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में जो सोशल वर्क है वो है क्या? देखो भाई, अक्सर लोग सोशल वर्क और सोशल सर्विस दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक। सोशल सर्विस जैसे आपने किसी को खाना खिला दिया या किसी के लिए कुछ कर दिया, ये सोशल सर्विस है, ये सर्विस कर रहे हो आप। सोशल वर्क होता है थोड़ा प्रोफेशनल होता है। सोशल वर्क होता है हेल्पिंग पीपल इन अ वे दे स्टार्ट हेल्पिंग देमसेल्फ। लोगों की ऐसी मदद करो कि वो खुद की मदद करने लगे। मान लो कि आपने एक बस्ती में स्कूल खुलवा दिया, टीचर बैठवा दिया और बच्चों का एडमिशन करा दिया, ये सोशल वर्क है। वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। तो लोगों की मदद ऐसे करो सस्टेनेबल हो कि लोग अपनी मदद खुद करें, सोशल वर्क। तो मुझे ऐसे आइडिया आया कि संघ की मैं शाखा में जाता था, आरएसएस की। तो वहाँ पे हमें एक गीत था हमारा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। तो वहाँ से हमेशा ये लगता था यार, हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बड़ी ऐसी है कि ईश्वर ने हमको ये विवेक दिया है कि हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। कोई और जानवर अब नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास विवेक है। तो जब ईश्वर ने हम पे इतना भरोसा दिखाया है तो हमें कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। फिर कुछ करने में मैं शुरुआत, हर इंसान सोशल सर्विस से करता है, बहुत सोशल सर्विस करी। फिर मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, तब इसको थोड़ा प्रोफेशनली एनजीओ रन करके कर रहा हूँ। आपने जब बेसिकली ये सोशल वर्क स्टार्ट किया था तो आपने नॉर्मल जनरली क्या क्या इश्यूज फाउंड किए थे जो हम इग्नोर कर देते हैं एज अ सोशल वर्कर? सोशल वर्क की मेरी शुरुआत देखो कैसे हुई। मैं यस फेलो था, यस फाउंडेशन एक फेलोशिप कराता था। यस फेलो था तो हमें एक एनजीओ अलॉट करी गई थी, आउट कैंसर फाउंडेशन। तो वहाँ हमने जब मेडिकल कैंप्स कराए, वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के बीच हम गए। ठीक। और बस्तियों में गए। तो बस्ती में मेरा पहला पहला मतलब इंटरेक्शन बस्ती में वहीं था। वहाँ मैंने जाके देखा कि हम कितना कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं और ये लोग के पास कितनी बेसिक एमिनिटीज़ की दिक्कत है। ठीक। तो उसी पीरियड के दौरान नवज्योति इंडिया फाउंडेशन है उनकी, किरण बेदी जी की, डॉक्टर किरण बेदी जी की, बवाना में है दिल्ली में। वहाँ मैं जब गया देखा कि एजुकेशन एक गिफ्ट है, हमें बहुत ईजिली मिल गया है।
और लोगों को नहीं मिला है, और लोग को जब प्रॉपर एजुकेशन मिलती है और बेसिक एमिनिटीज़ मिलती हैं, एक वक्त का खाना मिलता है, तो उनकी लाइफ चेंज होती है, बेहतर वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं और सोसाइटी को बेहतर भी बनाता है। तो वहाँ से आप कह लो कि मेरा एक्सपोजर था, फिर मैंने वहाँ की समस्याओं को बहुत एनालाइज, मेरे ऑब्जर्वेशन बहुत स्किल्स अच्छी हैं बचपन से, तो क्या दिक्कतें हैं सोसाइटी में। और आरएसएस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि संघ की शाखा हमारी में क्या होता है कि सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोई किसी भी घर से आ रहा हो, अमीर तबके से आ रहा हो, गरीब तबके से आ रहा हो, हम लोग सरनेम नहीं बोलते, हम लोग नाम बोलते हैं फर्स्ट, और सबके साथ बराबर खेलते हैं और उनके घर जाते हैं कभी कभार। हर तबके में हमारा उठना बैठना रहा, जिसकी वजह से उन तबके की जो समस्याएं हैं वो समझ में आई, मित्र भी वैसे बने। तो अब क्या है कि जब समाज में रहोगे तो समाज की समस्याओं का समाधान निकाल पाओगे। तो हम हमेशा से सामाजिक रहे हैं, तो समाज की समस्या निपटा पा रहे हैं। तो अभी हम लोग जनरली जो एजुकेशन और हेल्थ को अगर साइड करें, जो इसके अलावा भी मेन इश्यूज हैं, वो आपने क्या क्या नोटिस किए हैं? स्किल्स की कमी है। जैसे हमारे जो यूथ है वो स्किल्स पे फोकस नहीं करता। अगर थोड़ा, जैसे एक बहुत मेजर इशू स्किल है, स्किल के अलावा एक बहुत मेजर इशू ये है कि हमारे यहाँ लोग देशभक्त कम है। ठीक है, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि लोग देशभक्त नहीं है भाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक को सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करते हैं, नेशन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देशभक्त होने का मतलब मेरी समझ में है कि हम अपने देश के लिए कर क्या रहे हैं, जो भावना है ये लोगों के अंदर नहीं है। तो ये अगर हो तो लोग, बहुत कुछ सोसाइटी में चेंज हो सकता है। लोग पब्लिक में कूड़ा नहीं फेंकें, लोग राष्ट्र निर्माण में कार्य करें। तो ये मेरी नज़र समझ में सबसे बड़ी समस्या है, देशभक्ति की कम, देशभक्ति नहीं है लोग। मीन्स हम अपने आप को एक देशभक्त तो प्रॉपर बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन देशभक्ति में जो हमको चीज़ें जनरली करनी चाहिए वो कुछ कर ही नहीं। अगर हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो हम राष्ट्र के प्रति कितने सजग हैं, हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या अमृतकाल 2047 तक पहुंचाने के लिए। ये हमारे अंदर सोच नहीं। मैं तो कूड़ा जब आप फेंकते हो ना कूड़ा सड़क पे, तो वहीं से आप एक देशभक्त नहीं रह जाते हो मेरी नज़र में। हम लोग इंटरनेट पे काफ़ी सारे सोशल वर्क्स ऐसे देखते हैं कि जैसे किसी को देखा कि कोई भूखा है, हाँ, उसका एक दिन का खाना हम लोगों ने उसे प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन वो तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ ना उस चीज़ का। जी जी, मैं इसको इतना गलत नज़रिए से नहीं देखता, बट हाँ, मेरा मानना ये है कि उन हाथों को इस लायक बनाओ कि वो अपना खाना, अपना मतलब भोजन जो भी है वो खुद बनाना सीखे। ये हमारा इंटेंट होना चाहिए। उन्हें हर रोज किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। रोज तुम थोड़ा ना होगे यार, कहाँ तक आ जाओगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब हमारे जो इन पर काम कर रहे हैं, काम करने का उन इश्यूज पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं? छोटे पे ऐसा लगता था जब मैं थोड़ा पढ़ता कम था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैंने लोगों के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, और जैसे ही कुछ चीज़ें पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी ऐसा इशू है ही नहीं इस दुनिया में जिसको सॉर्ट नहीं किया जा सकता। आज से 25 साल पहले आपने सोचा था कि देश हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा होगा? नहीं। कभी आपने सोचा था कि किसान के खाते में पैसा डायरेक्ट आ रहा होगा? नहीं सोचा होगा। तो यो सब चीज़ें आपको नामुमकिन लगती थी 20 साल 25 साल पहले, वो आज मुमकिन है। देखो, समस्या का जन्म सॉल्यूशन के साथ ही होता है। ठीक, वो ऊपर अक्सर बोलते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है। तो समस्या की जोड़ी है समाधान होगा, बस हमें उस समाधान के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। भारत आज न्यूक्लियर देश है, ठीक है। कई देशों के पास ज़्यादा पैसा है भारत के पास, या ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद भी वो न्यूक्लियर देश नहीं बन पाए, हम बन गए। और हमारा बनना भी ज़रूरी था। अगर आज हम न्यूक्लियर देश नहीं होते तो आज हम बहुत परेशान होते। मैं तो होमी जहांगीर बाबा जी का रोज़ एक बार ज़रूर थैंक यू करता हूँ उनको, कि उनकी वजह से आज हम सर उठा के कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो समस्या कितनी भी बड़ी हो मेरे भाई, वो सॉल्व होगी, और हम ही लोग करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन आने वाली करेगी, है कि नहीं। मतलब आप जैसे किसी चीज़ में घुसते हो, शुरुआत में कोई भी आदमी किसी चीज़ में पारंगत नहीं होता और अच्छा नहीं होता। फिर आप जैसे उसको करते जाते हो, हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग इसी तरह से डिज़ाइन है कि हमें सॉल्यूशन, जैसे हम सॉल्यूशन निकालते जाते हैं वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। जैसे 2+2 या 2 × 2
बड़ा लगता है नर्सरी में, लेकिन अभी नहीं लगता तुमको ना। मैथ्स की प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट लगती थी उस क्लास में अब नहीं लगती, क्योंकि हमारा ब्रेन अडेप्ट बहुत तेज करता है। हो सकता है वो प्रॉब्लम अभी हमें प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन आने वाली टेक्नोलॉजीज के बाद, जैसे पावर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन हम सूर्य से पावर, हवा से, बिजली से पानी से, रेन, अब तो मैं पढ़ के अभी रिसेंटली बरसात से, इतने तरीके से तो पावर जनरेट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम पावर थी, लोग अंधेरे में रहते थे, लालटेन जलाते थे। आज देखो कितने सोर्सेस हैं पावर के, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज से 50 साल पहले अगर तुम बोलते 24 घंटे बिजली आ रही है, कोई विश्वास करता? नहीं करता। अगर कोई प्रॉब्लम हमें दिखी है, सिर्फ हमने उसका सॉल्यूशन विजुअलाइज किया कि इसका अगर ये चीज़ ऐसे परफॉर्म करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ों को, प्रॉब्लम अगर हमें कोई दिख रही है, उसको विजुअलाइज करने के अलावा अगर हम उस पर काम भी करें तो उसका सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट चैनल रन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके मन में ही रहता हमेशा, तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। क्या आप जितने भी आपके प्रीवियस गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फर्रुखाबाद के लिए, वो उन सबका भी आपने इंटरव्यू नहीं लिया होता अगर वो आपके दिमाग में रहता। एक्शन, एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई। आप एग्जीक्यूशन, आइडिया इज वर्थलेस, आइडिया इज, मतलब मैं कहूँ कोई वैल्यू नहीं होती आइडिया की। हर, ये 125 करोड़ लोगों का देश है, हर दूसरे आदमी के पास आइडिया है। एग्जीक्यूशन लोगों को अलग करता है। वही फोन एप्पल बना रहा है, वही फोन क्या अदर कंपनीज बना रही हैं, बट द वे दे डू इट इज डिफरेंट। एप्पल जब कोई चीज फीचर जब निकालता है तो वो इतना परफेक्ट होता है वो फीचर कि आप एंड्रॉइड में सेम फीचर यूज करोगे लेकिन वो मजा नहीं आएगी जो एप्पल में आती। विजेट्स सबसे खराब फीचर मुझे लगता है जो एप्पल ने कॉपी किया, और वो इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हम एप्पल की विजेट्स यूज करते हैं लेकिन एंड्रॉइड की नहीं करते। तो एग्जीक्यूशन हर इंसान को दूर मतलब डिफरेंट बनाता है। क्या राहुल गांधी जी के मन में आइडियाज नहीं आते होंगे कि वो जब वो भी तो पीएम बन सकते हैं, बट द वे ही एग्जीक्यूट his power and his abilities, his ideas is different from what our prime minister do, है ना? That set him apart. वही उन्हें दूसरा एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बनाता है। और अगर वो एक्शंस ना लेते तो आज वो गुजरात शायद मुख्यमंत्री भी नहीं, आज प्रचारक होते। उनके एक्शंस की वजह से ही आज हम उन्हें इतना इज्जत सम्मान देते हैं। तो हर आदमी की इज्जत, वो हम बोलते हैं ना, गीता में बोलते हैं ना, कर्म सब कुछ होता है। कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोशल वर्क करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। नहीं, मुझे मेरा यार भाई देखो, मेरा जो मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी हमेशा रही है कि एक ज़िंदगी बदल दो। बस ये सोचो कि मैं एक ज़िंदगी बदल लूँ, भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकूँ कैसे भी। ठीक है। अब ऐसे करते करते भले हजारों लोगों की लाइफ बदल गई हो, लेकिन मोटिव रहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी का मेरे हाथ में था कि उसकी ज़िंदगी मैं बदल सकता हूँ, उसको स्कूल भेज सकता हूँ, उसको बेहतर हेल्थ केयर कंडीशन दे सकता हूँ, उसको स्किल दे सकता हूँ। अगर एक लाइफ भी आप बदल रहे हो तो आप डिफरेंस ला रहे हो। सिस्टम बदलना मेरे हाथ में, मैं अकेले सिस्टम बदल ही नहीं सकता। मैंने शुरुआत अकेले करी थी, फिर रिवैम्प चालू इसीलिए करी कि जन सहभागिता, यानी टीम के बिना आप डिफरेंस नहीं ला सकते। आप अकेले ये पॉडकास्ट कर सकते हो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं होती तो क्या आप इसे इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते? नहीं। तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम बदलने के लिए तो यार हम सबको एक साथ एक एक ज़िंदगी बदलने का ध्येय लेना पड़ेगा। और फिर हम जब एक साथ इस सिस्टम से आगे बढ़ेंगे ना, कि हम सब लोग की अब बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे इंदौर में आज सफाई इसीलिए तो है यार कि वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया नहीं गंदगी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक, सारे लोगों ने सिस्टम बदल दिया इंदौर का, सारे लोगों ने। तो सिस्टम बदलने के लिए मुझे आप सबकी, आप जैसे यंगस्टर्स की, जो कि एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत है। हम सब लोग इस विजन के साथ काम करें कि हम देश बदल देंगे, बदल जाएगा। सिस्टम छोड़ो, बहुत छोटी चीज़, देश बदल जाएगा यार। सिस्टम तो एक छोटा सा एक अगर सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा। चलो, ये बहुत रेयर सुनने को मिलता है। यंगस्टर्स को मैंने अक्सर मुंह खोल के ये कहते सुना है, यार पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती है, पॉलिटिक्स मत करो। या मैंने यंगस्टर्स से बहुत ये चीज़ सुनी है कि यार हमारे बस की बात नहीं है, क्यों हम पछड़े में फंसे हैं, हमारा पछड़ा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। जब तक अपने घर में आग नहीं लगती ना, आदमी नहीं बड़बड़ाता। वो जो बड़बड़ाहट है, वो जो बेचैनी है, जब तक आपको नहीं होगी, ये जो सिस्टम है
ये दीमक है, ये दीमक की तरह देश को खा रहा है, जब आपको अंदर से महसूस नहीं होगा तब तक आप इसको बदलने नहीं निकलोगे। और बदलने के लिए सिस्टम में घुसना पड़े, कीचड़ में घुसोगे तभी तो कमल खिलेगा ना यार। कीचड़ में घुसना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। लड़कों को, लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, लड़कियां आ ही नहीं रही पॉलिटिक्स में आगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन हमारी पॉलिटिक्स में आए। बहुत सजग आप सोशल वर्कर बने, सिस्टम बदलने लगेगा। सोशल वर्क को पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं? दोनों एक अलग चीज़ है। एक में आप सिस्टम को चेक एंड बैलेंस करते हो, दूसरे में आप खुद सिस्टम होते हो। इन केस अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जो सोसाइटी फेस कर रही है, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वो उन चीज़ों पे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन को लगेगा कि हाँ देखो ये अच्छी चीज़ है, ये इनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क का कनेक्शन पॉलिटिक्स से हो ही जाता है। देखो हमारे सोशल वर्क में एक मेथड ऑफ सोशल वर्क होता है सोशल एक्शन। ठीक, आप जो बात कर रहे हो उसको सोशल एक्शन बोलते हैं। जब सिस्टम बिना किसी आंदोलन के या बिना किसी रिवॉल्यूशन के चेंज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था वो सिस्टम बदलने के लिए आया था। ठीक है, निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन था वो सिस्टम बदलने के लिए आया था। तो सिस्टम बदलने के लिए डेफिनेटली हो सकता है, सिस्टम चलाने के लिए आंदोलन नहीं हो सकता। जो आंदोलन जीवी नहीं, जो मोदी जी बोलते हैं आंदोलन जीवी नहीं होना चाहिए। सिस्टम चलाने के लिए तो समस्या का समाधान करने वाले लोग चाहिए। डिफरेंस है। आप आपको सिस्टम खराब लग रहा है, मान लो कि आपके लोकल एमएलए काम नहीं कर रहे हैं, लोकल अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर विभाग है जिस पे मैं इनकी शिकायत पहुंचा सकता हूँ या मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ काम करने की, या वो उस विभाग से ऊपर कौन। जब नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ही सिस्टम करप्ट है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपकी इस समस्या का समाधान ला सकता है, तब आपको आंदोलन करना चाहिए। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी उत्तर प्रदेश में, तभी ना सरकार गई। अपराध इतना ज्यादा हो गया था, माफिया लोग विधानसभा में बैठे थे, तभी तो सिस्टम बदला। तो सिस्टम तब बदलता है आंदोलन से। आंदोलन तब होता है जब पूरा ही पेड़ सड़ चुका है, ऑपरेशन की जरूरत है। दवा ववा खिला के भी काम कर लिया करो। अभी हम लोग यूथ और पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, तो यूथ के लिए कितना ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में आना? यूथ के लिए पॉलिटिक्स, मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? पॉलिटिक्स क्या है? चुनाव लड़ना होता है। पर्सन हु इज ट्राइंग टू बी इन द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक पोजीशन विद एमएलएज एंड एमपीज। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप जिस जनमानस में हैं उस जनमानस की आवाज़ सही जगह पहुंचाएं और बदलाव लाएं। ठीक, तो आप मुझे, अब मेरा आपसे सवाल है, आपको नहीं लगता कि यंगस्टर्स जब तक समाज के बारे में सोच के पॉलिसीज को नहीं बदलेंगे, पॉलिटिक्स का आता है वर्ड पॉलिसीज, ठीक, पॉलिसीज को बदलने के लिए आगे नहीं आएंगे तो देश बदल नहीं पाएगा। तो हर यंगस्टर को पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए, और पॉलिटिक्स के साथ एक्टिव होने के साथ साथ लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, नहीं आएगा तो भाई मतलब ये समझ लो, मेरा मानना ये है कि अगर बदलाव लाना है तो यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी। ठीक, इसमें क्या है कि अगर लगता है देखने में शुरुआत में कि नेता का लड़का नेता बन जाएगा, या हो सकता है कि फलाना नेता बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, 5 साल बन जाएगा, 10 साल बन जाएगा। तुम अगर 10 लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हो, लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हो, इसके लिए पॉलिटिक्स में हो। चुनाव लड़ना बहुत छोटा हिस्सा है। लोग क्या बोलते हैं, पॉलिसीज जो होती है, मंत्री जो बनाते हैं, इनके ओएसडीज होते हैं, विद्यार्थी परिषद से लोग कही जाते हैं। ये बहुत एक बड़ी एक साइकिल है। आपको सिर्फ दिखते हैं एमपीज और एमएलए, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम उनसे नहीं चलता, बहुत लोग चाहिए होते। मोदी जी का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और चुनाव लड़ना एक छोटा सा, एक बहुत छोटा अंग है पॉलिटिक्स का। एमपी एमएलए बनना एक बहुत छोटा एक अंग है, और मुझे लगता है कि आप उससे बड़ा डेंट क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी में अगर एक पॉजिटिव पॉलिटिशियन आप बनते हो। आपको सोसाइटी में डेंट क्रिएट करना है। जैसे जेपी जी के आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उसने डेंट क्रिएट करा सोसाइटी में। बीपी सिंह ने एंटी कांग्रेस वेव पैदा करी देश में। तो डेंट लाने के लिए पॉलिटिक्स में आओ, सोसाइटी चेंज करने के लिए अपने जैसे 50 लोग इकट्ठे करो, ये पॉलिटिक्स है। तो ये जो लीडरशिप होती है, ये एक क्वालिटी होती है? लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस।
ठीक है, लीडर का काम मेनली क्या होता है, डिसीजंस लेना। हम एक अच्छा डिसीजन लेने वाला इंसान तब बन सकता है वो आदमी जब वो गलतियां करता है, जब वो डिसीजंस लेता है ना। ठीक। और जितने ज़्यादा डिसीजन लोगे उतना तुम्हें पता होगा कि ये डिसीजन, ये काम तुम्हें करना है या नहीं करना। हमें पता है कि मान लो कि ये सरफेस गर्म है तो इस पर मैं नहीं छूना, मैं बचपन में गलती से छुआ होगा तभी तो पता है कि भाई गर्म चीज़ नहीं छुई जाती। तो वैसे ही आप जितना ज़्यादा डिसीजन लेते हो, इनिशिएटिव लेते हो, इनिशिएटिव आगे से ज़्यादा जाके, उतना ही बेहतर आप डिसीजन मेकर बनते हो, उतने ही बेहतर आप लीडर बनते हो। फिर लोग आपकी तरफ देखते हैं जब उनको कोई डिसीजन लेना होता है। मान लो कि हम जैसे रिवैम्प इंडिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मेरा उसमें गोल ये है कि मैं चाहता हूँ हर हमारा टीम मेंबर एक लीडर हो। तो जब भी कोई वॉलंटियर्स को प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मुझे ना देखें, जो भी उसका सबसे क्लोजेस्ट लीडर है वो उसकी तरफ देखें। आइडिया और रियल लीडरशिप इज टू क्रिएट मोर एंड मोर लीडर्स। तो अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इशू चलाने में इसलिए नहीं आता क्योंकि हर इंसान एक लीडर है और वो डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है, तो लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको लोग ट्रस्ट कब करेंगे, जब वो आपसे सलाह लेंगे, जब आप उनकी समस्या का समाधान करोगे। और वो कब करोगे आप, जब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग पे काम करना वो एक्सपीरियंस से आती है। तो यूथ अपने अंदर लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं? यूथ अपने अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ डेवलप कर सकता है सबसे पहले तो पढ़ के, रीडिंग ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप कितने लीडर्स, उनकी लाइफ कैसी रही, क्या किया उन्होंने। चंगेज़ खान को उठा लेते हैं। चंगेज़ खान की पूरी फैमिली को मार के उसको एक जंगल में छोड़ दिया था। वहाँ से उसने कुछ 4-5 कबीले इकट्ठे करे, फिर एक आर्मी बनाई, फिर उसने जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था उनके खिलाफ वॉर करी, फिर मंगोल साम्राज्य तक पूरी दुनिया पे कब्जा किया उसने। तो क्या लगता है लाइफ कितनी कितनी हार्डशिप में रही होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर गली गली भटके, प्रचारक रहे, भारत भ्रमण किया उन्होंने। प्रचारक रहने के बाद प्रचारक का जीवन बहुत मुश्किल वाला होता है, बहुत मुश्किल वाला। आप घर त्यागते हो, उसके बाद आप आध्यात्म पे चल रहे, समाज की समस्याओं को समझा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब क्या करते हैं ये पता किया, फिर एक उभर के लीडर आए। विवेकानंद जी सोसाइटी में गए, सोसाइटी की समस्या को समझा, फिर वो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद जी बने, है ना। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए, दूसरा आपको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री का आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि आपको पता हो कि पुराने लोग क्या गलती कर गए, क्या क्यों अशोक ने अपनी तलवार रख दिया, नहीं रखते तो क्या विदेशी आक्रांता आ पाता, नहीं आ पाता। भारत का अब मैं बताता हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना लोग। तीसरा, आप कम्युनिकेशन, आप कितना बढ़िया तरीके से अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और आप मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़नी है। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे जब आप सोसाइटी में उतरोगे, आप चीज़ें करोगे, करने से ही आते हैं, जैसे बोला ना कर्म। आपको लगता है कि आज का जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड है? हाँ डेफिनेटली यार, मेरा बहुत बड़ा कंसर्न यही है कि अभी मैं ट्रेन से फरुखाबाद आ रहा था, ठीक, कानपुर किसी काम से गया था, तो फरुखाबाद लौटते वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में इकलौता मैं था यार, एक किताब पढ़ रहा था, सिर्फ मैं इकलौता था वहाँ किताब पढ़ रहा। हर आदमी रील स्क्रॉल कर रहा था, सब किसी को मतलब ही नहीं आसपास कौन बैठा है, क्या चल रहा है, किसी क्या। मुझे अपना थोड़ा बचपन याद है, हम लोग जैसे ट्रेन वगैरह जाते थे तो हमें पता चलता था कि फलाना आदमी कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या। लोग अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बबल में, उनको पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है। और उनसे तुम बात करो, उनको अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का। अटेंशन स्पैन मतलब वो, हमारे यहाँ इंटर्न्स आते हैं रिवैम्प में अक्सर, वो शुरुआत के 15-20 दिन सीरियस नहीं होते हैं, उनको बोलो कुछ करेंगे कुछ, फिर हमें पूरा एक प्रोसेस उनके साथ करना पड़ता है कि भाई वो कम से कम फोकस होके काम तो करें। ये यंगस्टर्स काम ही नहीं कर पाते यार, भूल जाते हैं चीज़ें, लेट होते हैं जगह जगह। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ने हमारे देश को, यूथ के डिस्ट्रैक्शन ने बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और मुझे डर है कि आगे बहुत पहुंचाएगा। अगर हम समय पे इसका एक सल्यूशन नहीं ला पाए तो बहुत दिक्कत होगी। आपने कुछ सोचा इस बारे में? हाँ मैंने डेफिनेटली सोचा। देखो यार, हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज़ कहते थे, संगत आदमी को संगत ही बनाती रंगत। ठीक है, तो जैसे आप रील देख रहे हो, तो
अच्छी चीज़ ये है कि आप जैसी रील देखते हो वैसी दिखने लगती हैं। तो उसका जॉनर चेंज करो आप, कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम, सबसे पहले तो किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसको चेंज करो। ठीक। सेकंड, आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हो, है ना। बेसिकली रीडिंग तो आजकल ज़्यादातर लोग अवॉइड करते ही नहीं है, कोई नहीं हाँ। करता भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरी रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन की टीम में कोई 5 किताबों से ज़्यादा पढ़ता होगा, पूरी कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, पुणे, किसी की टीम में। तो मैं उसको खुद एक ट्रॉफी दूंगा टीम मेंबर ऑफ द ईयर की। ठीक। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम में हम रीड नहीं कर रहे हैं, एक अलग विषय है कि हम रीड नहीं कर रहे। डिस्ट्रैक्शन, मैंने डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए मेरा विजन है लोगों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बढ़ाएं। ठीक। पहले शाम को 6 बजे लाइट चली जाती थी, 8-9 बजे तक नहीं आती थी, तो हम खेलते रहते थे, आपस में दोस्ती करते थे। तो थोड़ा थोड़ा खेल की तरफ देश को अगर हम डाइवर्ट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम हो सकता है, मेरा ऐसा सोच। आप फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं? जी। आपने खिमसेपुर के पास नंसा गढ़ी करके गांव है। ठीक। मैं वहाँ से हूँ, और मोहम्मदाबाद से थोड़ा दूर है। पास में संकीसा है और नीम करोली बाबा का आश्रम है। तो जो फर्रुखाबाद की अभी करंट सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ आपको लगता है कि चेंजेस अगर आप पॉलिटिक्स में होते तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप काम करते और उन पर चेंजेस लाते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि टूरिज्म में बहुत काम हो सकता है। फर्रुखाबाद प्रकाशी बोलते हैं अपने फर्रुखाबाद को। तो टूरिज्म ऐसा है यार कि पूरी दुनिया जा रही है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, नैनीताल, कैचीधाम। ठीक। लेकिन जहाँ बाबा ने सिद्धि प्राप्त करी वहाँ क्यों नहीं आ रहे लोग? जहाँ लक्ष्मण दास से जहाँ नीम करोली वाले बाबा बने वो जगह नहीं लोग आ रहे हैं। संकीसा जहाँ पे स्वयं बुद्ध भगवान ने इतना तप किया, उनका पुण्य जब दोबारा से आया और उन्होंने सब पहला जो दिया संकीसा में, आप संकीसा नहीं आ रहे हैं। बुद्ध से संकीसा का आप देख रहे हो क्या हाल है। आप द्रौपदी हमारे फर्रुखाबाद की हैं, वही पांचाल क्षेत्र की थी, दृष्टधूम यहाँ के थे, कपिल मुनि का आश्रम, ये सब बातें सब लोग करते हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छा टूरिज्म ला सकते हैं। आप देखो ना, टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म यानी रिलीजियस टूरिज्म बढ़ चुका है। लोग कितना वृंदावन जाते हैं, लोग कितना अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या तो पूरी चेंज हो गई टूरिज्म की। जैसे दुबई का एग्जांपल लेता हूँ मैं, दुबई ने अपने टूरिज्म पे इतना काम किया है कि अब उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा है। अगर हमें फर्रुखाबाद को एक्चुअल में चेंज करना है तो यहाँ हमें टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नीम करोली बाबा का इतना भव्य कॉरिडोर बनाना चाहिए हम लोगों को। और देखना, आप श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे। हम इतना भव्य संकीसा डेवलप करें कि दिल्ली से लोग फ्लाइट से लैंड करें और सीधे संकीसा आए। फिर आप देखो यहाँ के यंगस्टर्स को कितनी जॉब मिलेगी, कितना यहाँ पे चीज़ें डेवलप होना अपने आप, होटल इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उस पर काम करूँ। दूसरा, मैं एजुकेशन पे काम करूँ, जो कि मुझे बहुत तकलीफ देती है कि फर्रुखाबाद के हमारे यंगस्टर्स दिल्ली, मुंबई में, दिल्ली में ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, घर छोड़ के, घर का प्रेशर डील कर रहे हैं, क्यों चंद कोचिंग के लिए या इसके लिए बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी क्यों नहीं, अच्छे स्कूल क्यों नहीं? एक गिना चुना मुझे स्कूल ठीक लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे और लोग क्यों नहीं कि हम बाहर से आके अपने फर्रुखाबाद में कुछ ऐसा सेटअप करें कि बच्चे हमारे बाहर जाए नहीं। यहाँ का यंग यूथ रहना ही नहीं चाहता फर्रुखाबाद में भाई, कोई नहीं रहना चाहता फर्रुखाबाद में। क्यों नहीं रहना चाहता? हमें आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं हमारे अगर जनप्रतिनिधि इसको सुन रहे हैं तो कुछ ऐसा करें कि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, यहीं के लिए कुछ करें यार। और यहाँ का टूरिज्म पे वो वर्क करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बढ़िया हो जाएगा, टूरिज्म अच्छा होगा। तो ये मेरी सोच है। बाकी स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर स्किल डेवलपमेंट पे काम हो सकता है। और एक चीज़ जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारा पानी का जो वाटर लेवल है बहुत बुरी तरह से नीचे जा रहा है फर्रुखाबाद में। जल संरक्षण के लिए हमारे फर्रुखाबाद में काम होना चाहिए। मेरी नज़र में, अगर मैं सिस्टम में होता, ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं सिस्टम में होता तो डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों पे ज़रूर काम करता। यूथ के लिए काम करना यार देखो सबसे ज़रूरी है। उनको हमें, देश का भविष्य है वो, उनको हमें एजुकेशन देनी है, उनको हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, उन्हें हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और वो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको चुना गया। तो वैभव जी, अभी हम लोग यूथ लीडरशिप की बात कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जब आप लीडरशिप में आए थे तो आपने अपनी टीम बनाई थी या लोगों ने आपको खुद फॉलो किया था?
देखो क्या होता है कि लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, आपको कभी लोग, आदमी को कभी लोग नहीं फॉलो करते, लोग उसके विजन को फॉलो करते हैं। मान लो कि एक आदमी ने सपना देखा कि हमें विकसित भारत बनाना है, ठीक है, 2047 तक, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक। या हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, या हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये हमने एक विजन देखा, लोगों को लगा हाँ हमें ये करना है, ठीक। लोगों ने फॉलो करने लगे, लोग आज उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने जब रिवैम्प इंडिया बनाई थी तो मैंने ये सोचा था मैं ऐसे भारत का नवनिर्माण करूंगा, भारत का नवनिर्माण करूंगा, ऐसा भारत बनाऊंगा जहाँ पे हम एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, हम जहाँ चेंज लेके आएंगे। तो मेरा विजन जिसको अच्छा लगा उन लोगों ने मेरा विजन फॉलो करना चालू किया। अब जैसे जैसे ये विजन लोगों को अच्छा लगता गया, अलग अलग शहरों में रिवैम्प फैलती चली गई और फैलती जा रही है। ठीक। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मैंने एक विचार बनाया, आइडिया इज यू कैन से इमॉर्टल। मैंने एक आइडिया बनाया कि हमें भारत का नवनिर्माण करना है। इस कॉन्सेप्ट को लोगों को जिसको अच्छा लगा वो इस कॉन्सेप्ट से जुड़ गया। ठीक है, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि मुझे लोग फॉलो करें, या हमारा प्रधानमंत्री भी ईश्वर नहीं है उनको लोग फॉलो करें। उनके विचारों को फॉलो करते हैं। विचार हमारे मन में एक, कह सको आप कि मुझे ऐसा लगता है हमारे मन में विचार ईश्वर डालता है। तो ईश्वर की कोई साजिश रही होगी कि मेरे मन में रिवैम्प इंडिया का विचार डाला, और कुछ लोगों को रिवैम्प इंडिया से जुड़ना था, उनको देश हित के लिए कुछ करना था, इसलिए वो आइडिया आपको सबसे पहले क्या आया था रिवैम्प इंडिया के बारे में, और इसका नाम आपने रिवैम्प इंडिया कैसे रखा? रिवैम्प का मतलब होता है रिवैम्प करना, किसी को एकदम नवनिर्माण कह दो। हाँ ठीक है, भारत का नवनिर्माण करने का संकल्प था मेरा। फिर नवनिर्माण वर्ड को मैंने खूब ढूंढा, तो नवनिर्माण चेंज था, चेंज का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, रिवैम्प। तो रिवैम्प इंडिया ऐसे बना दिया। ठीक। और ये आइडिया मेरे अंदर ऐसे आया कि हम सोसाइटी में काम करते थे, तो एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कुछ चीज़ें देख के कि भाई ये सिस्टम बदल ही नहीं रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अकेले नहीं बदल पाऊंगा सिस्टम, मुझे लोग चाहिए, बिना लोगों के बिना क्रांति नहीं ला सकते अब, है ना। जैसे हमारे नेताजी बोलते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हमें लोग चाहिए थे। ठीक है, हमने लोग इकट्ठे करने थे। तो लोग क्या होता है, हम अक्सर होता है ना कि हम एक आइडेंटिटी के अंदर रहना चाहते हैं, हम भारतीय हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा करना था जिनके मन में ये विचारधारा थी कि हमें बदलाव लाना है। ऐसे में हमने रिवैम्प इंडिया खड़ी करी। तो जितने भी लोग जो रिवैम्प इंडिया के अम्ब्रेला के अंडर हैं, वो वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम देश में बदलाव ला सकते हैं अगर हम सार्थक कार्य सही दिशा में ऐसे करते हैं। रिवैम्प इंडिया ने अभी तक ऐसे कौन कौन से काम किए जिनका सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? हमने सबसे बड़ा काम बोल सकते हैं, महाकुंभ की ब्रांडिंग करी हमने। बच्चों, देखो यार, सोसाइटी में इम्पैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बोलूँ तो सोसाइटी में इम्पैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। हम पहली चीज़ तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि मेरी टीम के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करे, चल क्या रहा है समाज में वो जाने। सेकेंड चीज़ मैं मानता हूँ एक ज़िंदगी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगर हमारे एनजीओ से एक लाइफ चेंज हो रही है रोज़ या हर महीने या साल में, 10 साल में, ठीक, मैं उसको एक सार्थक प्रयास मानता हूँ। ऑल्दो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराए, गुड टच बैड टच स्कूल्स में जाके समझाए, सैनिटरी पैड्स, वुमेन हेल्थ, वो महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी होती है, ठीक है, अनीमिया अवेयरनेस के लिए सरकार इतना पैसा खर्चा करती है, फ्री आयरन टैबलेट्स देती हैं, तो भी लड़कियों में अक्सर खून की कमी होती है। ठीक, ये कितना मेजर इशू है। हमने ये इशू कुंभ में उठाया, ये इशू हमने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में उठाया। लोगों के मन में ये धारणा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं होते, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाने। हम गवर्नमेंट स्कूल के, हमने दिखाया कि उसका इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यूपी में, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं हमारी सरकार ने, आप यहाँ भेजिए बच्चों को। हमने एडमिशन कराया उनके स्कूल में, बच्चे आज वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर हम कुछ बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो नवोदय चले जाएं, या हमने आप कह सको कि सर्दियों में लोग कपड़े आजकल सांकेतिक रूप से बांटते हैं कि एक जगह बांटिए, लोग आए लेके चले गए। हम रात में 2-2, 3-3 बजे निकले, हमने देखा कि कौन लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, ठीक, हमने उनको कंबल दिया। तो हमारे ज़्यादा नहीं 200 कंबल बटते थे, 100 बटते थे, कुछ 10,000 बांट लेते हैं लोग, हम 100-200। हमने जैसे पेड़ लगाए, लोग पेड़ लगाते, लाख पेड़ लगाए, 10,000 पेड़ लगाए, 20,000, हमने 900 पेड़ लगाए। ठीक, हमने 900 पेड़ों में हमने 90% बचाए।
वो बड़े हुए। हमने नॉर्मल पेड़ नहीं लगाए, हमने फल वाले पेड़ लगाए कि भाई जब बड़ा होगा पेड़, इससे फल निकलेगा तो ये लोग खाएंगे, बंदर खाएंगे, जानवर खाएंगे। क्यों भाई बंदर उत्पात क्यों मचा रहे हैं या कोई जानवर उत्पात क्यों मचा रहा है? उसका खाना छीन लिया ना हम लोग ने, जंगल खत्म कर दिया। तो ये फल वाले पेड़ लगाओ। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम जो भी काम करें उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जिससे एक्चुअल में बदलाव है। आई एम ग्रेटफुल, मेरी जो टीम है वो सब इसी डायरेक्शन में सोचती है। वो बिल्कुल इसमें भरोसा नहीं रखती कि हम फोटो खिंचा लें, हम सेल्फी बना लें, या हम 10,000 पेड़ लगा देंगे या 50,000 ये कर देंगे। माई टीम डजंट चेज नंबर, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करती है। हम वही कह रहे हैं, अगर हम एक लाइफ भी बदल पा रहे हैं तो हम बदलाव ला पा रहे हैं। तो रिवैम्प इंडिया से मैंने क्या, हमारी टीम ने ये किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है जो यूथ आपके एनजीओ से कनेक्टेड हैं, वो सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा काम करते हैं दिखाने के लिए, या वो सच में एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं? देखो मैं भाई इस फेवर में हूँ कि आदमी सोशल मीडिया के लिए अच्छा काम करे या बिना सोशल मीडिया के लिए अच्छा काम करे। मेरे लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा काम करना है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, बाद में उसको बुद्धि आ ही जाती है इवेंचुअली कि वो खुद की खुशी, भाई क्या होता है सोशल मीडिया वाली खुशी बहुत टेम्पररी होती है, ठीक, फेम बहुत टेम्पररी होता है। जो आदमी अंदर से खुश होता है ना, वो हिमालय की पर्वत पे ना एक कपड़ा, सिर्फ एक पतला सा कपड़ा डाले भी खुश होता है। और जो दुखी होता है वो रोल्स रॉयस में बैठ के पीछे वाली सीट पे भी रोता है। सो सोशल मीडिया के लिए डेफिनेटली बहुत लोग आजकल सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। मान लो तुमने खाने का पैकेट एक दिया बर्थडे पे किसी के, यार उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस आदमी को भूख लग रही हो, क्या पता। तो मैं ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता कि हाँ आप फोटो जीवी हो, आप फोटो के लिए कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इवेंचुअली आदमी ये बुद्धि डेवलप करे कि फोटो वीडियो से बढ़ के दुनिया है, कि तुम भाई इमॉर्टल नहीं हो, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो ज़्यादा दिन। 100 साल तुम्हारी उम्र है, 200 साल तुम्हारी फोटो की उम्र है, बस। इससे आगे क्या कौन याद रखता है यार? किसी को भी याद रखता है। बड़े से बड़ा इंसान देख लो आज, उसको कोई भी 100 साल 200 साल 500 300 साल ज़्यादा नहीं जी सकता यार, है ना? मानते हो? कोई नहीं जी सकता। तो ये जब बुद्धि आती ना लोगों में कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ये सोशल मीडिया और शोशेबाजी से आदमी बाहर आता है और आ ही जाती है, एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आ जाती है। तो मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ बिल्कुल। आप सोशल मीडिया के लिए अगर अच्छा काम कर रहे हो तो प्लीज़ और करते रहो सोशल मीडिया के लिए अच्छा काम, बस किसी का दिल मत दुखाओ। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। लोग सोसाइटी के बदलाव के लिए काम करें, ये मेरा गोल है। आप वो कैसे भी करें। ठीक। वैभव जी, सपोज आप रिवैम्प इंडिया के लिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, हाँ, और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं कि इसका सच में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है? देखो, दो तरीके होते हैं। बुकिश लैंग्वेज में तो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल वर्क की भाषा में बोलें तो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। कई बार इंटरनल एजेंसीज करती हैं, कई बार बड़े कामों में एक्सटर्नल एजेंसीज करती हैं, ठीक है। और दूसरी भाषा में अगर हम बोलें, हमारे लोगों की भाषा में, तो सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी होता है जो हमारी टीम है उसकी क्या राय है, पहला फीडबैक। दूसरा फीडबैक मेरे लिए होता है कि जिन लोगों की लाइफ हमने बदली है उनकी क्या राय है। फिर उसके दूरगामी परिणाम क्या है। आपने मान लो फल वाले पेड़ लगाए, तो वो फल वाले पेड़ कौन कौन खा रहा है, कैसे कैसे खा रहा है, उसके बीच कैसे कैसे समझ रहे हो। तो आप, ये तीसरा मेरा विजन होता है कि इसका क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है। ये मेरा तरीका है नापने का। पहले अपनी टीम, शुरुआत में अपने घर से करता हूँ बदलाव। तो पहले टीम को क्या लगा, मान लो कि वो कई इवेंट वर्कशॉप करके आए, उनको कैसा लगा, उनको लगा कि एक्चुअल में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार होता है टीम हमारी जाती है निराश होकर लौटती है। हम लोग गए एक बार मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वर्कशॉप करने, वहाँ पे लोगों को टैबू लगा पीरियड्स की बात करना। तो हमारी टीम डिससैटिस्फाइड लौटी। मैंने कहा यार खराब हो गया, अगली बार हम वहाँ वर्कशॉप दूसरे तरीके से कराई। तो ये मेरा एक तरीका रहता है मेजर करने का। पहले आत्मचिंतन करो, फिर दूसरों से एक बार पूछ लो, दूसरे और आत्मचिंतन अक्सर मैच कर ही जाता है। और उसके बाद फिर देख लो कि तुमने जो किया है उसके कुछ समय बाद उसका क्या परिणाम आ रहा है। अगर सार्थक आ रहा है तो बहुत अच्छा काम किया। बाकी एक सोशल वर्क में एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, वो एक तरीका है, वो भी हम करते हैं, दोनों काम करते हैं। आपका जो ये एनजीओ है, गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है या कुछ इसमें इश्यूज आते हैं? नहीं, गवर्नमेंट अभी हमारी नई एनजीओ 3 साल रजिस्ट्रेशन को हुआ है। वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमने
रजिस्ट्रेशन वगैरह 3 साल कराया। गवर्नमेंट जनरली एनजीओज को हेल्प कर रही है। ठीक। और हम फिलहाल तो गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ले रहे हैं, और अभी तो हम फंडिंग सोर्स हमारा खुद है, खुद ही हम रिटेल फंड रेजिंग करते हैं। ठीक। जो लोग हमारा विजन जिनको अच्छा लगता है वो हमें फंड दे देते हैं, हम काम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा, हम अभी CSR इनेबल हुए हैं, CSR फंड हम ले सकते हैं, तो हम CSR की तरफ अग्रसर हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी आपने बात की थी, आप एक प्रोजेक्ट लेके गए थे मेंस्ट्रुएशन का। हाँ, तो इसको तो अभी भी ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर लोग इसको सच में टाबू मानते हैं, इस पर बात करने से ही बिल्कुल कतराते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सच लेकिन बात। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो टीनेज को अगर फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें हुई तो उसको उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पता तो होनी चाहिए कि हमें इसके यहाँ पे क्या क्या काम करने हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्या इम्पैक्ट इसका हमारी बॉडी पे आएगा, इसको कैसे हमें हैंडल करना है। जी। तो ये बात आपकी एकदम जायज़ है। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है वर्कशॉप्स के बीच में कि जिन लड़कियों के बीच में वर्कशॉप ले रहे थे वो रोने लगी ये सोच के, ये उनको कि ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। और अच्छे अच्छे शहरों की हम बता रहे हैं लड़कियाँ। क्या एज थी उन लोगों की? आप मान लो 13 से, मुझे लगता है 14 साल, 15 साल, 13 साल, कोई उनको गाइड ही करने वाला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो अभी जा रहे हैं हम लोग, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं, शहरों में भी है, इंटरनेट के युग में चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो मैं कह तो रहा हूँ, हम जैसे लोग, आपके जैसे, मेरे जैसे, ऐसे लोग चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो दिखती नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो वर्कशॉप्स हैं ये वही करती हैं। आपका स्टूडेंट्स को और यूथ को मैसेज क्या रहेगा जो वो अपने में लीडर वाली क्वालिटीज़ लाएं और पॉलिटिक्स को एज अ गंदगी ना समझें और अपने आसपास वो चेंजेस लाने की थिंकिंग रखें? सबसे पहले तो थैंक यू अनुराग। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे, अगर आप ये सुन रहे हो तो, कि लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। प्रॉब्लम 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 चिल्लाओ नहीं। सरकारी नौकरी नहीं है, देश में गरीबी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं हो रहा, मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे पहले तो ये कहना शुरू करो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपके साथ कुछ भी गलत हो, अच्छा हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। दूसरा मेरा मैसेज है आपको कि भाई सिस्टम बदलने के लिए, मेरा मैसेज अगर तुम्हें मिल रहा है तो सिस्टम में आना ही पड़ेगा, और आने के लिए पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी पार्टी से जुड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विचारधारा तुमको ठीक लगे उसमें उतरो, लेकिन सिस्टम के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो आगे आके। और जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, तुम कब सिस्टम का पार्ट बन जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और तीसरी बात भाई देखो, बहुत सिंपल है कि एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले को जवाब तुम्हें ही देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे या माताजी नहीं देंगी कि पापा ने हमको बाहर पढ़ने जाने नहीं दिया इसलिए हम अपना गोल नहीं पूरा कर पाए, वो हमारे पास आईफोन नहीं था तो हम वीडियो नहीं बना पाए, वो हमारे पास अच्छा ट्राइपॉड नहीं था हम पॉडकास्ट नहीं शुरू कर पाए, या कोई भी XYZ रीज़न। आप अपनी लाइफ के बॉब द बिल्डर हैं, और जब आप बढ़िया बॉब द बिल्डर बनोगे तभी थॉमस ट्रेन की तरह आगे जाओगे, नहीं तो नोबिता की तरह रोते रहोगे ना। यही सही है, सही रेफरेंस दिया मैंने। डोरेमोन ढूंढते रहेंगे गैजेट के लिए। तो आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बनना है। जब आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आप घर की सॉल्व करोगे, घर की सॉल्व कर लोगे तो जिले की सॉल्व कर लोगे, जिले की सॉल्व कर लोगे प्रदेश की सॉल्व कर लोगे, और प्रदेश की सॉल्व कर ली तो देश की अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम सबको मिल के अमृतकाल 2047 लाना है, उसमें बराबर अपनी जन सहभागिता लाएं, हमारा देश विश्वगुरु बने। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। थैंक यू सो मच वैभव जी फॉर बीइंग विद अस।